कन्याएं अखंड जोत की तरफ बढ़ी, वैसे ही जोत एकाएक बुझ गई। ये देखकर सभी के होश उड़ गए। चारों तरफ एक सन्नाटा पसर गया। औरतों की आपस में खुसफुसाहट शुरू हो गई थी। एक औरत ने घबराते हुए कहा, हे काली माँ, आज नवरात्रि के पहले दिन ये कैसा अपशगुन हुआ है। उसके पास खड़ी औरत ने भी उसकी बात में हामी भरते हुए कहा, हाँ बहन, अखंड जोत के बुझने का मतलब है कि मायापुर पर कोई नया संकट मंडरा रहा है। उस औरत का कहना बिल्कुल सही था। एकाएक आसमान में काले घने बादल मंडराने लगे। देखते ही देखते ऐसे लग रहा था जैसे सुबह के 9 बजे रात के 9 बजे में तब्दील हो चुके थे। ये देखकर सब लोग और ज्यादा डर गए थे। चंद्रकला भी उन औरतों के साथ में ही बैठी हुई थी। ये सब बातें जब उसके कानों में पड़ी तो वो भी उठकर मंदिर के प्रांगण की तरफ बढ़ने लगी। चंद्रकला ने ऊपर जाकर देखा कि जोत पूरी तरह चुकी थी और उसमें से काला धुआं निकल रहा था। तभी चंद्रकला ने देखा कि नीति उस अखंड जोत बिल्कुल सामने खड़ी हुई थी। चंद्रकला को अंदेशा हो गया था कि शायद नीति की वजह से ही ये अखंड जोत बुझी है। चंद्रकला का अंदेशा तब यकीन में बदल गया जब उसकी नजरें नीति के पैरों पर जा टिकी। नीति के पैर भी सुर्ख काले पड़ चुके थे। ये देख चंद्रकला काफी ज्यादा घबरा गई। वो जानती थी कि जोत को फिर से प्रज्वलित करने के लिए नीति को पीछे हटाना पड़ेगा। चंद्रकला ने उन सभी कन्याओं को पीछे हटने के लिए कहा और वहां खड़े पंडित जी को फिर से जोत को प्रज्वलित करने को कहा। पंडित जी मंत्र बुदबुदाते हुए फिर से हवन कुंड में घी की आहुति देने लगे और चंद्रकला आंखें बंद करके काली माँ से प्रार्थना करते हुए कहने लगी, हे काली माँ, मेरी बच्ची को माफ कर दो। वो तो बस 13 साल की बच्ची है, उसकी इसमें कोई गलती नहीं है। मेरी ही गलती है कि मैंने उसे देवी कन्या बनने दिया। जैसे ही चंद्रकला ने ये कहा, वैसे ही भग करके फिर से जोत जलने लगी। ये देख सभी लोगों ने फिर से राहत की सांस ली। चंद्रकला ने सीढ़ियों पर खड़े होते हुए गांव वालों से कहा, आप लोग चिंता मत कीजिए, हमसे कोई छोटी मोटी भूल हो गई होगी जिससे काली माँ रुष्ट हो गई होंगी। आप सब लोग बस आंखें बंद करके काली माँ से माफी मांग लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। सभी गांव वालों ने वैसा ही किया। देखते ही देखते घने काले बादल आसमान से हटने लगे और सूरज ने एक बार फिर चारों तरफ अपनी रोशनी बिखेर दी। एक बार फिर हवाओं में औरतों के कीर्तन और पंडितों के मंत्रोच्चार गूंजने लगे। काले बादल तो आसमान से छट चुके थे, लेकिन अंगुना का काला साया वहीं आसमान में मंडरा रहा था। जैसा कि उसने कटीली से कहा था कि अब हर काम वो खुद ही किया करेगी, इसीलिए अंगुना ने कटीली को भेजने के बजाय खुद मायापुर आई थी। अंगुना अब खुद की शक्तियों को इतना ज्यादा बढ़ा लेना चाहती थी कि वो खुद अपनी ही शक्तियों से अपनी बेटियों को श्राप से मुक्त कर सके। लेकिन अभी तक अंगुना को ऐसा कोई रास्ता नहीं मिला था जिससे वो अपनी शक्तियों को बढ़ा सके। इसीलिए उसी की तलाश में अंगुना मायापुर आई थी। वैसे तो चंद्रकला ने नीति को अपनी गोद में ही बिठाया हुआ था ताकि नीति के हाथ से कोई और अपशगुन ना हो जाए, पर तभी कोई औरत आकर चंद्रकला से बात करने लगी और चंद्रकला का ध्यान नीति से कुछ पल के लिए हट गया। उसी वक्त नीति का ध्यान दूर बट रहे प्रसाद की तरफ गया। नीति चंद्रकला की गोद से कूदकर उस प्रसाद की तरफ भागी। नीति ने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो एक आदमी ने आकर नीति के हाथ में प्रसाद रख दिया। प्रसाद में पीले रंग का मोतीचूर का लड्डू था। खुश होते हुए नीति जैसे ही उस लड्डू को खाने को हुई, वैसे ही उस लड्डू का रंग बदलने लगा। लड्डू का रंग बदलते बदलते सुर्ख काला हो चुका था। ये देख नीति चौंक गई। उसे समझ नहीं आया कि एकदम से लड्डू का रंग कैसे बदल गया। अपने मन में शंका लिए हुए नीति ने चंद्रकला के पास जाकर कहा, माँ, ये देखो ना, जब ये लड्डू मुझे मिला तो पीले रंग का था, लेकिन एकदम से काला हो गया। ये देख चंद्रकला के फिर से एक बार होश उड़ गए। उसने मन ही मन कहा, हे काली माँ, ये कैसी परीक्षा ले रही है मेरी। एक ही दिन में कितने अपशकुन होंगे मेरे बेटे के हाथ से।
चंद्रकला को इस तरह सोचता हुआ देख नीति ने पूछा, क्या हुआ माँ? क्या सोच रही हो? बताओ ना, ये लड्डू काला कैसे हो गया? चंद्रकला खुद तो इसके पीछे का कारण जानती थी, लेकिन उस नन्ही सी जान को इसका क्या जवाब देती। बात को घुमाते हुए चंद्रकला ने नीति से कहा, बेटा, वो बादलों के बीच से एकदम से धूप निकली ना, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। इसे तुम मुझे दे दो, मैं तुम्हें दूसरा लेकर दे दूंगी। चंद्रकला ने नीति के हाथ से वो लड्डू लेकर लोगों की नजरों से छिपाते हुए वहीं पास में नीचे जमीन पर रख दिया और नीति को फिर से अपनी गोद में ही बिठा लिया। कुछ देर बाद चंद्रकला ने देखा कि उसको एक चूहा खा रहा था। चंद्रकला मन में बिना कोई विचार लिए उस चूहे को लड्डू खाते हुए देखने लगी, पर तभी ये देखकर चंद्रकला की सांसें अटक गई कि वो चूहा उस लड्डू को खाकर कुछ 2-4 कदम ही आगे बढ़ा होगा कि वहीं पर तड़प तड़प कर मर गया। चंद्रकला ने अपने हाथ को नीति की आंखों के आगे इस तरह रखा जिससे वो उस चूहे को देख ना सके। चंद्रकला को इतना जरूर लग रहा था कि प्रसाद में दिए हुए लड्डू का नीति के हाथ में आते ही रंग बदल गया होगा, लेकिन वो लड्डू जहरीला भी हो गया था। ये बात चंद्रकला स्वीकार नहीं कर पा रही थी। उसका मन बार बार खुद से यही पूछ रहा था कि अगर ये लड्डू नीति ने खुद खा लिया होता तो। चंद्रकला ये सब सोच ही रही थी कि तब तक संध्या आरती का समय हो गया था। संध्या आरती के समय भी चंद्रकला ने नीति को अपने पास ही रखा। वो नहीं चाहती थी कि कोई और अपशकुन हो। चंद्रकला तो बस जल्द से जल्द नीति को घर ले जाना चाहती थी। जैसे ही आरती समाप्त हुई, सब लोग अपने अपने घर की तरफ जाने लगे। चंद्रकला तो सबसे पहले नीति को लेकर अपने घर की तरफ निकली। ये देखकर सब लोग थोड़ा अचंभित जरूर हुए, क्योंकि ऐसे काम में चंद्रकला अपने घर सबसे बाद में जाया करती थी। वहीं दूसरी तरफ पूरा एक दिन गुजर गया था, लेकिन राघव अभी भी शहर से मायापुर नहीं लौटा था। वो शहर में ही अपनी जीप में इधर से उधर घूम रहा था। राघव रेशमी के सामने तो अपने दिल की बात पूरी तरह नहीं कह पाया था, लेकिन रेशमी के बिछड़ जाने से राघव पूरी तरह टूट चुका था। राघव ने आज तक जिससे भी प्यार किया था वो उससे दूर होता जा रहा था। अपनी मालती बुआ के दुख से तो वो अभी तक बाहर भी नहीं निकल पाया था और रेशमी भी उसे छोड़कर चली गई। सिर्फ यही नहीं, आज से सालों पहले भी राघव के साथ ऐसा ही कुछ हुआ था, जिसकी वजह से राघव नशे में इतना डूब गया था कि उसे अपने आप का ही सुध नहीं रहा था। राघव हर रोज किसी न किसी से दुश्मनी मोल ले लिया करता था। सिर्फ दुश्मनी ही नहीं, राघव की वजह से न जाने कितने परिवार के परिवार बर्बाद हो गए। इन्हीं सब के चलते राघव को गांव से निकाल दिया गया था और गांव वाले आज भी राघव से उतनी ही नफरत करते हैं। लेकिन रेशमी राघव के जीवन में एक उम्मीद की किरण लेकर आई थी। रेशमी के आने से राघव पूरी तरह बदल चुका था। यहाँ तक कि नशे से भी उसने दरकिनार कर लिया था। पर रेशमी के बिछड़ जाने से आज एक बार फिर राघव का मन नशे में डूब जाने को कर रहा था। लेकिन राघव जानता था कि अगर एक बार फिर उसे नशे की लत पड़ गई तो वो सब कुछ बर्बाद कर देगा, और अब तो उसके ऊपर सरपंच पद की जिम्मेदारियां भी थी। इसीलिए राघव ने खुद को बड़ी मजबूती से संभाल रखा था। पर राघव अपने ख्यालों में इतना ज्यादा खोया हुआ था कि उसका सड़क के ऊपर ध्यान ही नहीं था। राघव पूरी रफ्तार से जीप चला रहा था कि तभी उसने एक जवान लड़के को जीप से टक्कर मार दी। वो लड़का जीप से टकराते ही दूर जा गिरा। ये देख राघव बहुत ज्यादा घबरा गया। उसने जोर से ब्रेक लगाते हुए जीप को वहीं पर रोक दी। इससे पहले कि वो अपने होश संभाल पाता और ये समझ पाता कि क्या हुआ है, वहां पर भीड़ भी इकट्ठी होनी शुरू हो गई, जो बिना कुछ सोचे समझे राघव को मारने के लिए उतावली हो रही थी। भीड़ ने राघव की जीप को चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन राघव उस भीड़ को चीरते हुए सबसे पहले उस लड़के की तरफ भागा। वो लड़का औंधे मुंह जमीन पर गिरा हुआ था। राघव ने जैसे ही उसे पलटा, राघव को वो चेहरा जाना पहचाना लग रहा था। तभी उसे याद आया कि ये कोई और नहीं बल्कि उसके बचपन का दोस्त पंकज था, जिससे वो
काफी सालों से मिला नहीं था, पर यह देखकर राघव थोड़ा निश्चिंत हो गया कि पंकज को ज्यादा चोटें नहीं आई थी। तब तक एक आदमी पानी ले आया। राघव ने पानी के छींटे पंकज के चेहरे पर डाले तो पंकज को धीरे धीरे होश आने लगा। धुंधली आंखों से पंकज ने जैसे ही राघव को देखा, वो राघव को पहचान गया। हल्के दर्द से कराहते हुए पंकज ने कहा, राघव, तू? राघव ने जवाब देते हुए कहा, हाँ भाई पंकज, मैं। माफ करना भाई, मेरी ही जीभ से तुझे टक्कर लगी है। पंकज ने राघव की बात को मजाक में टालते हुए कहा, माफी वाफी छोड़ साले, अस्पताल लेकर चल, बहुत दर्द हो रहा है। पंकज की ये बात सुन राघव की भी हंसी छूट गई। उसने पंकज के एक हाथ को अपने कंधे पर डालकर सहारा देते हुए उठाया और जीप की तरफ ले गया। वहां मौजूद लोगों ने भी जब ये देखा कि दोनों एक दूसरे को पहचानते हैं तो राघव को लेकर उनका गुस्सा भी शांत हो गया। अगले ही पल भीड़ भी छट गई और राघव पंकज को लेकर अस्पताल की तरफ निकल गया। वहीं दूसरी तरफ चंद्रकला भी नीति को लेकर अपने घर पर पहुंच गई थी। चंद्रकला अपना सिर पकड़कर इधर से उधर टहलने लगी। उसे नीति की बहुत ज्यादा चिंता सता रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो करे क्या, क्योंकि आज तो नवरात्रि का पहला ही दिन था। अभी तो नवरात्रि के 8 दिन बचे हुए थे और एक दिन अगर किसी कन्या को देवी बना दो तो फिर उससे पीछे नहीं हटा जा सकता। तो अब नीति को 9 के 9 दिन देवी कन्या बनना ही होगा। चंद्रकला को इसी बात का डर था कि आज तो नीति गांव वालों की नजरों से बच गई, लेकिन कहीं कल को नीति के हाथों कोई अपशकुन ना हो जाए और गांव में किसी को पता चल गया कि ये सब नीति की वजह से हो रहा है तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इन सब के बारे में सोचते सोचते आखिरकार चंद्रकला के मन में वैद्य जी का ख्याल आया और उसे समाधान की एक झलक नजर आ गई। चंद्रकला देरी ना करते हुए सीधे वैद्य जी के घर की तरफ निकल गई। उधर अस्पताल में पंकज के जख्मों पर मरहम पट्टी हो चुकी थी, लेकिन पंकज के शरीर में दर्द अभी भी काफी ज्यादा था, जिसके लिए डॉक्टर ने उसे दवाई दी थी। पर राघव जब वो दवा पंकज को देने लगा तो पंकज ने दवा लेने से मना करते हुए कहा, अरे भाई, अपना दर्द इससे थोड़ा होगा, अपने पास तो दर्द का रामबाण इलाज है। राघव पंकज की बात कुछ समझा नहीं, तो पंकज ने इधर उधर देखते हुए अपनी जेब में से एक पुड़िया निकालते हुए राघव को दिखाई। राघव ने देखा कि पंकज के पास एक पूरी अफीम की पुड़िया थी। पिछले कुछ सालों से राघव ने शराब का नशा तो फिर भी किया था, लेकिन अफीम उसने पूरी तरह छोड़ दिया था। तो इतने सालों बाद अफीम देखकर राघव की सांसें भी फूलने लगी, क्योंकि अफीम का नशा ऐसा नशा होता है जिसको लेने से सिर्फ शरीर का दर्द ही नहीं बल्कि दिल का दर्द भी गायब हो जाता है। और इस वक्त राघव जिस दर्द में था वो उसे पूरी तरह भुला देना चाहता था। इसीलिए राघव खुद भी अफीम के सेवन करने के बारे में सोचने लगा। और उधर चंद्रकला वैद्य जी के घर जाते जाते रास्ते भर यही सोचती रही कि उसे नीति की सारी सच्चाई वैद्य जी को बतानी चाहिए कि नहीं। लेकिन इस वक्त गांव में सिर्फ वैद्य जी से इंसान थे जिनके ऊपर वो विश्वास कर सकती थी, क्योंकि रेशमी की सच्चाई जानने के वक्त भी उन्होंने चंद्रकला का हर कदम पर साथ दिया था। चंद्रकला इसीलिए भी वैद्य जी को सच्चाई बताना चाहती थी कि कल को अगर नीति किसी मुसीबत में फंस जाए तो चंद्रकला के अलावा कोई ना कोई तो होना चाहिए जिसे नीति के बारे में सब कुछ पता हो। यही सोचकर चंद्रकला ने वैद्य जी को सारी बातें बता दी कि नीति के अंदर कैसी कैसी शक्तियां हैं। नीति की शक्तियों के बारे में सुनकर वैद्य जी खुद भी काफी ज्यादा डर गए, लेकिन खुद को शांत करते हुए वैद्य जी ने चंद्रकला से पूछा, इसमें मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ चंद्रकला? समाधान के लिए चंद्रकला ने वैद्य जी से एक ऐसी औषधि के लिए अनुरोध किया जिसे सुनकर वैद्य जी चकित रह गए कि कोई भी माँ अपनी बेटी को ऐसी औषधि क्यों देना चाहेगी। वैद्य जी ने चंद्रकला से कहा, चंद्रकला, एक बार फिर सोच लो, क्या तुम नीति को सच में ये औषधि देना चाहती हो? इससे नीति की तबीयत और ज्यादा भी खराब हो सकती है।
जवाब देते हुए चंद्रकला ने कहा, हाँ वैद्य जी, मैं जानती हूँ, लेकिन मेरे पास इस वक्त इसके अलावा कोई चारा नहीं है। आप मुझे ये औषधि दे दीजिए। लेकिन वैद्य जी जानते थे कि चंद्रकला बिना सोचे समझे कुछ नहीं करेगी। इसीलिए वैद्य जी ने अंदर से चंद्रकला को वो औषधि लाकर दे दी और चंद्रकला उसे लेकर अपने घर की तरफ चली गई। आखिर ऐसा क्या है उस औषधि में जिसे वैद्य जी खुद देने से डर रहे थे, और चंद्रकला वो औषधि नीति को क्यों देना चाहती है? और क्या राघव एक बार नशे की लत में पड़ जाएगा और बर्बाद कर देगा सब कुछ?